बैड कम्युनिकेशन किसी भी बच्चे के अंदर अगर सबसे पहली चीज़ जो ख़त्म करता है वो होता है खुद को एक्सप्रेस करना। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक क्वालिटी कम्युनिकेशन में। अगर शिक्षा कम्युनिकेशन का आधार होती तो हिंदुस्तान में एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का आईएएस नहीं बनता। कम्युनिकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए ह्यूमन लाइफ। तो पीछे की जनरेशन को आके थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ेगा, थोड़ा सहारा देना पड़ेगा और चीज़ें फिर बन जाएंगी। क्या किसी को प्यार शो करना, किसी के प्रति प्रोटेक्टिव नेचर बताना या अफेक्शन दिखाना, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन से ऊपर हैं? देखिए, हमारी कंट्री में क्या है कि मोहब्बत शब्द को इतना ओवररेट कर रखा है कि वो पर्दे पे बहुत शानदार है पर रियलिटी में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। जिस चीज़ को हम प्रोटेक्टिव नेचर बोलते हैं, केयर बोलते हैं, कंसर्न बोलते हैं, वो कुछ समय के बाद फेड आउट हो जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो बड़ा गोद भराई का एक फेस्टिवल होता है बच्चे के आने से पहले, फिर नामकरण का फेस्टिवल होता है, किसको क्या देना है, किसको बुलाना है, कहाँ फंक्शन करना है, ताम झाम सब होता है। फिर वो बच्चा जब बड़ा होने लगता है धीरे धीरे वो ताम झाम जो था वो कम होने लगता है। होते होते जिसको हमने बड़ा गेटेड कम्युनिटी में रखेंगे, कहीं डॉग ना काट ले, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, इतना प्रोटेक्टिव होकर आपने अपने बच्चे को पाला। प्रोटेक्टिव के टर्म्स में आपने उसको बिल्कुल डरपोक बना दिया। आप समझ नहीं रहे हो, लेकिन डर एक बार आपके अंदर बैठ गया तो आदमी नौकरी करने और नौकरी जाने से डरता है कि नौकरी चली ना जाए, इससे भी डरता है। डर डर के ज़िंदगी के सारे फैसले लेता है, वो आज़ाद नहीं हो पाता क्योंकि जिसको हमने प्रोटेक्शन कहा। और उससे बड़ी आयरनी है कि इतना प्रोटेक्टिव अगर आप हो तो once a parent is always a parent. You should always be protective, you should always be concerned, you should always have that kind of care for your kids. फिर ऐसा क्या हो जाता है बीच में कि वो बड़ा होने लगता है, उसकी दाढ़ी मूछ आ जाती है और आप उसके अंदर एक आदमी ढूंढने लगते हैं। आपको तो उसके अंदर बच्चा ही दिखना चाहिए पर आपको उसके अंदर एडल्ट दिख रहा है, आदमी दिख रहा है, औरत दिख रहा है। जिसको आप कंसर्न, केयर, प्रोटेक्टिव बोल रहे थे वो तब क्यों नहीं आता जब एक लड़की की शादी हो जाती है और ससुराल में उसको प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए और वो बोल रही है, तब आपका स्टैंड कहाँ चला जाता है? तब वो कम्युनिकेशन इतना वीक क्यों हो जाता है? तब ये शब्द कहाँ से आ जाते हैं कि एडजस्ट कर लो। फिर एक दिन उस लड़की को मार दिया जाता है 10 लाख रुपए के लिए कि उसको डाउरी नहीं मिली। तो दिस इज़ अ सोसाइटी। और फिर आप एक जस्टिस का कार्ड लेके खड़े होते हैं कि वी वांट जस्टिस। तो द सोसाइटी हैज़ टू अंडरस्टैंड शी इज़ योर चाइल्ड। वो आपका बच्चा है, कभी आपने उसको प्रोटेक्टिव होकर पाला होगा, बड़ा किया होगा, पढ़ाया लिखाया होगा, समय दिया होगा, और अगर आपसे वो कुछ कह रहा है तो कितना मुश्किल है। The society has to understand a divorced daughter is better than the dead daughter. True sir. एक बच्चे की साइकोलॉजी पे क्या असर होता है अगर बैड कम्युनिकेशन है सिंस चाइल्डहुड? बैड कम्युनिकेशन किसी भी बच्चे के अंदर अगर सबसे पहली चीज़ जो ख़त्म करता है वो होता है खुद को एक्सप्रेस करना। कैसे? तभी आप देखेंगे बचपन में बच्चा अपनी सारी बातें शेयर करता है। उसको लगता है कि लोग सुन रहे हैं। शुरू में तोतली ज़बान में तो सब हंसते हैं। फिर जब थोड़ा सा स्कूल में बड़ा होता है तो बताता है कि आज मैंने ये किया, टेस्ट हुआ, टीचर ने ये बोला, हमने ये खाया, XYZ। फिर थोड़ा जब वो और बड़ा होता है तो वो कटने लगता है और वो बहुत सारी बातें शेयर नहीं करता क्योंकि अब सिर्फ सुनना नहीं हो रहा है, अब सवाल जवाब हो रहा है, अब उसको बताया जा रहा है। मान लीजिए आपका मैथ्स कमज़ोर है और फुटबॉल में आप अच्छे हैं, तो इंडियन कम्युनिटी में, इंडियन सोसाइटी में जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है कि फुटबॉल छोड़िए और मैथ्स का ट्यूशन लगाइए। प्रॉब्लम क्या है? उसको मैथ जमी नहीं रही तो ट्यूशन से जम जाएगी क्या? तो हम ये बैठ के समझना नहीं चाह रहे कि यार प्रॉब्लम कहाँ पर है। और मैं उससे कह ही नहीं पा रहा हूँ कि कोई बात नहीं, पास तो कर लोगे ना, पास कर लो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। पर उसको एकदम थोपा जाता है तो जो उसके 50% नंबर आने वाले थे वो 55 हो जाते हैं। सोसाइटी इसी में खुश हो जाती है। तो फुटबॉल भी गया और नंबर भी नहीं है। तो ये लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है बिकॉज यू आर नॉट एन एम्पैथेटिक लिसनर। और अगर यही किसी बच्चे के जीवन में शुरुआत से एक अच्छी कम्युनिकेशन बनी रहे तो उसकी साइकोलॉजी कैसी होगी? पहले सवाल का जवाब पूरा कर देता हूँ कि जब आपके घर में पुअर कम्युनिकेशन होता है तो सबसे पहले बच्चा बोलना बंद करता है, फिर उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस खत्म होना शुरू होता है, फिर उसकी इंटीग्रिटी खत्म होना शुरू होती है, विच कम्स टुगेदर इम्पैक्ट द डिसीजन मेकिंग। वो फैसले नहीं ले पाता। आप देखोगे इंडियन सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग स्किल स्टिल लैगिंग। हम फैसले नहीं ले पाते हैं। आप बड़े स्टैंडर्ड से आंसर सुनेंगे परिवारों में, आप उनसे कुछ कहेंगे ये करना है, देखते हैं, सोचते हैं, बताएंगे। ये स्टैंडर्ड 3 स्टेप आंसर है सोसाइटी में। देखते हैं, सोचते हैं, बताएंगे।
तो वो सब नेचर पे छोड़ देते हैं, जो समय के साथ होना है वो हो जाएगा। हो जाएगा। तो जब डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट होती है तो इट इज़ गोइंग टू नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट ओनली द इंडिविजुअल, इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द जनरेशंस। करेक्ट। और यही अगर गुड कम्युनिकेशन है तो बच्चे की साइकोलॉजी पे क्या असर होगा? देखिए, फिर वो हसलर होता है। जिस घर में भी कम्युनिकेशन स्किल्स ग्रेट लेवल पर है, जहाँ ट्रांसपेरेंसी है, जहाँ बच्चे से खुलकर बात हो रही है और उसको ये आज़ादी दी जा रही है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, सबसे पहली चीज़ जो उसके अंदर डेवलप होती है वो होती है एबिलिटी टू क्वेश्चन। करेक्ट। आप मानेंगे नहीं, हिंदुस्तान में किसी भी कॉलेज के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में अगर कुछ है तो यही है कि बच्चा सवाल ही नहीं पूछ रहा। दुनिया में उसको सिखाया गया स्कूल से कि जो जवाब देता है वो शर्मा जी का बेटा होता है, तो हीरो वो है। लेकिन ब्यूटी नेवर लाइज इन द आंसर, ब्यूटी ऑलवेज लाइज इन आस्किंग द क्वेश्चन। करेक्ट। क्योंकि जो सवाल पूछ रहा है वो सोच रहा है तो एनालिसिस कर रहा है, एनालिसिस से सहमत नहीं है इसलिए सवाल पूछ रहा है। ये प्रोसेस है सवाल पूछने के पीछे। तो जिस घर में कम्युनिकेशन स्किल्स है वहाँ सबसे पहली चीज़ बच्चे के अंदर डेवलप होती है वो होती है एबिलिटी टू क्वेश्चन, फिर होती है एबिलिटी टू एक्सप्रेस, ट्रू। एप्रिसिएशन, क्रिटिसिज्म बोथ। उसके बाद डेवलप होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, और फिर जब ये सब मिल जाती चीज़ें तो बच्चा बनता है हसलर। फिर कमाल होता है, फिर कुछ क्रिएट नहीं होता, फिर कमाल होता है, फिर जनरेशन तर जाती हैं। बट ये कहना सही तो नहीं होगा कि सिर्फ पेरेंट्स अकेले उसके जिम्मेदार हैं एक पुअर कम्युनिकेशन चेन के। तो इसका एक बड़ा अमेजिंग वे है टू लुक एट दिस क्वेश्चन। चलिए, पेरेंट्स को नहीं पता था कैसे कम्युनिकेट करना है, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, जितना उनका एक्सपोजर है वो सब अपनी जगह दुरुस्त है। फिर आई आज की जनरेशन जो बाहर निकली और उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, बातचीत होनी चाहिए, अपनी एक ज़मीन, अपना एक घर होना चाहिए जिसको हम घर कह सकें, पेरेंट्स से बात होनी चाहिए। तो वो एफर्ट लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में ऐसा समाज नहीं हुआ हिंदुस्तान में कि लड़का बिल्कुल क्लियर है कि मेरे वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहना। वो आज भी ये हासिल करता है कि पेरेंट्स के साथ रहे। कोई लड़का इस ख्यालात के साथ नहीं जीता कि वो अकेला जिए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है शायद। तो उस देरी का असर ये होता है कि फिर जो पीछे की जनरेशन है, जो हमारी पेरेंट्स साइड है, वो शायद एफर्ट लेना बंद कर देती है। ट्रू। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों तरफ की पार्टी चलें, और ख़ास तौर से वो पार्टी ज़्यादा चले जो कम व्यस्त हैं, क्योंकि जो आज की जनरेशन है वो तो 12 से 12 की शिफ्ट कर रही है, उसके पास वक्त नहीं है। वक्त ही नहीं है। तो पीछे की जनरेशन को आके थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ेगा, थोड़ा सहारा देना पड़ेगा, और चीज़ें फिर बन जाएंगी। लाइफ के किस स्टेज पे कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है? कम्युनिकेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए ह्यूमन लाइफ। हम जुड़ते ही बात करके हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज अकॉर्डिंग टू मी इज़ द एज ग्रुप ऑफ 12 to 18। ये उम्र का वो पड़ाव होता है जहाँ पर आपकी बॉडी चेंज हो रही है, साइकोलॉजी चेंज हो रही है, यू आर गेटिंग एक्सपोज टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फेज़ में कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा वीक होता है, और इसके बाद वो वीक होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द एज जहाँ पर फीमेल बॉडी इज़ चेंजिंग एंड दे आर गेटिंग इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड ऑफ पीरियड्स। पर हमारे परिवारों में इसको लेके कोई बात नहीं होती, और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये बातें लड़कों को नहीं बताई जाती। करेक्ट। बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय द वर्ड पीरियड, इसके चैलेंजेस क्या होते हैं। अनफॉर्चुनेटली नो बडी टीचेस देम, एंड इट्स अजम्पशन वी हैव टेकन कि वो समय के साथ सब सीख जाते हैं। द सेकेंड आयरनी इज़ कि आप देखिए, बचपन में जब घरों में सैनिटरी पैड्स आते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैक पन्नी में लपेट के आते हैं, या स्कूल के अंदर बायोलॉजी क्लास के अंदर रिप्रोडक्शन चैप्टर आने तक सबके सब बहुत असहज हो जाते हैं आज भी। करेक्ट। तो दिस इज़ अनदर लेवल जहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होता, जबकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए। पर जब बात का कल्चर ही नहीं है तो संवेदनशील मुद्दा, असंवेदनशील मुद्दा कोई मायने नहीं रखता। और यहाँ से डिटोरिएशन शुरू होता है कम्युनिकेशन गैप का, कि हम ऐसा मान लेते हैं कि अब बच्चा बड़ा हो गया है। तो जब बच्चा कॉलेज पहुँचता है तो अक्सर जब उस स्टेज पर भी कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा वीक होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, एंड आई एम सेइंग take assumption it is more than 95% of the student in this country end up pursuing graduation without having iota of idea कि वो किस स्ट्रीम को कैसे परसू कर रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक क्वालिटी कम्युनिकेशन में? अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान में एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का IAS नहीं बनता। अगर शिक्षा कम्युनिकेशन का आधार होती तो फिर तो ये समाज अलग दिखता। ये देश कृषि प्रधान देश है, करेक्ट, और हम सब उसी बेल्ट से आए हैं, छोटे छोटे शहरों से निकल के आए हैं, करेक्ट। जिसको जितना एक्सपोजर था, जितनी समझ थी, वो उनको मदद की गई, बिल्कुल, और उस मदद से हम आगे बढ़े।
लेकिन आज भी हिंदुस्तान में गरीब तबके के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करते हैं एंड दे गेट इनटू दिस प्रोफेशन ऑफ IAS एंड IPS। इसलिए क्योंकि वहाँ पर कोई परिवार में है जो ये मान रहा है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और इसको अपलिफ्ट करना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम हैं पर हैं। तो कम्युनिकेशन का आधार एजुकेशन नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन जितना क्योस एजुकेटेड परिवारों में है उतना इन परिवारों में नहीं है। जहाँ पे एक जनरेशन शिक्षित है दूसरी नहीं, जहाँ पे दोनों जनरेशन पूरी तरह शिक्षित है वहाँ सबसे ज़्यादा टसल है। हम ये कल्चर अब डेवलप करें कैसे? अभी तक तो जो हुआ सो हुआ, ये कल्चर हम डेवलप कैसे करें अपने परिवारों में गुड कम्युनिकेशन का? बातचीत करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो समय है। आज के दौर में हम वीकेंड्स का वेट करते हैं दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करने के लिए, बात कुछ नहीं हो रही पर समय निकल जा रहा है। करेक्ट। या जिसके पास कोई पैशन या इंटरेस्ट है वो परसू कर ले रहा है, लेकिन बातचीत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, वो करनी ही है। वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि दो देश साथ इसलिए चल रहे हैं कि दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, शिखर वार्ता होती है ना। सो बात उसको करनी पड़ेगी जिसके पास समय है। समय किसके पास है? जो प्रीवियस जनरेशन है, उनको थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा और वो बातचीत के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। उसके लिए आप उनकी प्राथमिकता में आपका होना बेहद ज़रूरी है। तो हम इसको अगर ऐसा बोले कि डस पुअर पेरेंटिंग लीड्स टू पुअर कम्युनिकेशन और पुअर कम्युनिकेशन लीड्स टू पुअर पेरेंटिंग? इट इज़ ऑलवेज पुअर कम्युनिकेशन लीड्स टू पुअर पेरेंटिंग। हाउ इज दैट? देखिए, बातचीत अगर आपकी मेरे बीच में नहीं हो रही है, आपने उड़ान मूवी देखी है जी, विक्रमादित्य मोटवानी की? उस फिल्म का जो पूरा ढांचा है वो सिर्फ इसी पर बेस है। करेक्ट। कि हमारे बीच में बातचीत नहीं हो रही है। आपने बधाई हो मूवी देखी है? जी। उस फिल्म का पूरा ढांचा सिर्फ इसी पर बेस है कि बातचीत हो रही है। कोर में अगर आप देखेंगे तो द बैकबोन ऑफ बोथ द फिल्म इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन। ट्रू। तो अगर बातचीत हो रही है और मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ और मुझे कोई इसमें शर्म नहीं है कि क्या चैलेंज है, एज अ फादर मैं अगर शेयर कर रहा हूँ, एज अ चाइल्ड आप शेयर कर रहे हैं कि ये मेरे चैलेंजेस है, वो मेरे चैलेंजेस, एंड वेयर द फैमिली इज फाइटिंग अ बैटल ऑफ लाइफ टुगेदर, दे आर ब्रिंगिंग लॉट ऑफ चेंज। बहुत से, क्या मैं आपको अंदाजे से अगर बोलूँ तो मोर देन 80% फैमिलीज हैं आज भी जहाँ पर बच्चों को पेरेंट्स की इनकम नहीं पता होती। छुपाने वाली क्या बात है? करेक्ट है, इसमें कोई छुपाने वाली बात है? अब आप बोलेंगे बताने वाली भी क्या बात है? नो, इट बिल्ड ट्रस्ट इन द चाइल्ड कि मुझसे क्यों बताया, आप मुझसे क्यों शेयर कर रहे हो। या अगर मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, फादर ने बोला एक काम करो यार, तुम फ्लाइट लेके आ जाओ, एक ज़मीन देखनी है, तो आप बोलोगे यार मेरे को तो कुछ समझता ही नहीं है, पर वो आपको एक इंपॉर्टेंस फील करा रहे हैं कि नहीं आप भी इंपॉर्टेंट है, इस फैसले में हिस्सा लीजिए, समझिए क्या करना है, कैसे करना है। तो कई परिवार ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पेरेंट्स बुलाते हैं कि भाई आइए, घर बन रहा है, अपना कमरा कैसा बनवाना है देखो, कैसा पत्थर लगेगा, ये तो ये भी होता है पर बहुत कम है। तो इट इज़ ऑलवेज पुअर कम्युनिकेशन लीड्स टू पुअर पेरेंटिंग। और इन परिवारों में अगर हम एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें पुअर कम्युनिकेशन का, तो वो कैसा रहेगा? बहुत ज़्यादा क्योटिक हो जाती हैं फैमिली जहाँ पर कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव माइंडसेट पे जीते हैं। Correct. बहुत शैलो अप्रोच हो जाती है। बहुत टाइनी इश्यूज़ पे आप फाइट करते हैं, पिटी इश्यूज़ पे आप फाइट करते हैं। शायद एक विजन नहीं क्रिएट हो पाता और एक एवरेज माइंडसेट इवॉल्व हो जाता है। तो ये आउटकम होता है अगर पुअर कम्युनिकेशन है विद इन द फैमिली। कोई एज ब्रैकेट है जहाँ ओपन हो जाना चाहिए? मतलब अगर अभी तक कम्युनिकेशन सही नहीं जा रही है, बच्चे की हो चाहे पेरेंट्स की तरफ से हो, कोई एक ऐसी एज ब्रैकेट है जहाँ नहीं, अब तो बात हो जाए? मान लीजिए आप और मैं दोस्त हैं और हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और हमारी बात बंद हो गई। आपने बात बंद कर दी, मैंने आपको कॉल किया, आपने फ़ोन नहीं उठाया, 2 बार किया, 4 बार नहीं उठाया, और मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम हुई क्या। करेक्ट। तो इसका आउटकम क्या होगा? क्या आप मेरे पास आएंगे मुझे बताने के लिए कि देखो मैं तुमसे इस वजह से नहीं बात करता हूँ, या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके पास जाऊँ और पूछूं कि भाई क्या हो गया? तो कौन पूछेगा? मैं पूछूंगा। बिल्कुल आप। तो उसी तरीके से पेरेंट और बच्चे का एसोसिएशन ऐसा होता है जहाँ पर पेरेंट को ये देखना पड़ता है कि अब मेरा बच्चा मुझसे बहुत कुछ शेयर नहीं करता। करेक्ट। आप कर रहे हो पर वो नहीं कर रहा, आपसे वो 2 मिनट की बात कर रहा है। हाँ सब ठीक है, खाना खा लिया, नौकरी कैसी, सब बढ़िया, बाकी सब बढ़िया, कमला दीदी आ रही काम करने और बढ़िया, सफाई हो गई, अच्छा आगे क्या प्लान, बहुत बढ़िया, मौसम कैसा, बस हो गया। उसके ऊपर की तो बात, उसके ऊपर तो कुछ नहीं है। तो अगर बच्चा उसके आगे बात नहीं कर पा रहा और दोनों तरफ की पार्टी फोन पर शांत है तो कुछ प्रॉब्लम है। तो ये किसको जानना पड़ेगा? जो एक्सपीरियंस्ड है। तो मैंने तो बहुत बार शेयर किया पर मैंने शेयर करना बंद कर दिया। तब आपको मुझसे पूछना पड़ेगा कि भाई आपने शेयर करना क्यों बंद कर दिया। सो द पर्सन हु इज सीनियर एंड एल्डर इन द सिस्टम
हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन पेरेंटिंग का एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है बिल्कुल और ये हमेशा से रहेगा। बिल्कुल, सब कुछ इसी पे टिका है। प्यार, मोहब्बत, केयर, कंसर्न, जो आप शब्द बोल दीजिए, ये सब इसी पे टिके हैं। तो क्या गुड पेरेंटिंग इज इक्वल टू कंट्रोलिंग? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नो, बट इंडिया में यस। देखिए, गुड पेरेंटिंग में मान लीजिए आप हमेशा ऐसा मानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और आप कभी जीवन में नहीं उठ पाए, पर अगर आपका बच्चा हो गया तो आपको ये प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा, यार मैं नहीं कर पाया तो मेरा बच्चा करे। पर हम ऐसा नहीं सोचते। टू बिकम एन अर्ली राइजर यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड। आज के डेट में देखिए, पेरेंट्स सुबह 8:30 बजे अगर स्कूल है तो 8:15 बजे वो एकदम ऋतिक रोशन की तरह बाइक चलाते हुए बच्चे को ड्रॉप करने जा रहे हैं, जान हथेली पे रख के, सिर्फ आधे घंटे की एक्स्ट्रा नींद के लिए। तो बच्चा देख रहा है ना। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बच्चा नहीं सीख रहा? बच्चा देख रहा है। तो गुड पेरेंटिंग एब्सोल्युटली, मतलब ये कहना बहुत गलत रहेगा कि गुड पेरेंटिंग मीन्स कंट्रोलिंग, बट अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स डू कंट्रोल। मैं आपको एक कमाल का किस्सा बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा कॉलेज का, इट इज़ वन ऑफ द IIT। मैं वहाँ वर्कशॉप लेने गया था, उस दिन इंडक्शन था, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, और मैं उसी गेस्ट हाउस में रुका था जहाँ पेरेंट्स भी थे। एक कपल था और उनका बच्चा था, और कपल उस बच्चे से क्या कह रहे हैं, मदर उससे क्या कह रही है, किसी से बात नहीं करना है, किसी का दिया खाना नहीं है, ज़्यादा मत बोलना, ज़्यादा दोस्ती नहीं करनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो लिस्ट थी पूरी, और मैं अनफॉर्चुनेटली वहीं बैठा हुआ था और मैं सुन रहा था, और मैं सोच रहा था कि इंडक्शन के बाद आप तो ट्रेन पकड़ के चले जाओगे, रहना इस बच्चे को यहाँ पर है, तो आप उसे क्या फीड कर रहे हो। तो इंडिया में आपको लगाम दिखती नहीं है, पर होती है, और आप बहुत दूर तक कंट्रोल किए जाते हैं। आप बच्चा कब करेंगे, यहाँ तक का कंट्रोल पेरेंट के हाथ में होता है। ये सवाल ऐतिहासिक हो जाता है। तो कंट्रोलिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पेरेंटिंग, और जो आज़ाद हैं वो रिबेल कहलाते हैं, और फिर उनका अलग एक वो अलग टेंजेंट होता है, टेंजेंट हो जाता है, लड़का हाथ से निकल गया। तो क्या किसी इंसान के जितने स्टेजेस होते हैं और कम्युनिकेशन उन स्टेजेस के हिसाब से चेंज हो जाते हैं? बिल्कुल। कैसे? देखिए, ह्यूमंस डू इवॉल्व विद टाइम, बट वी स्टॉप ऑब्जर्विंग विद टाइम। हम फिल्टर लगाते हैं और हिपोक्रेसी के साथ पूरी तरह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि कम्युनिकेशन बहुत ट्रांसपेरेंट और क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ आने वाले वक्त में बच्चा उस दौर से गुजरेगा जिससे आप गुजर चुके हैं। करेक्ट। पर क्या उनको ऐसा मार्गदर्शन मिलता है? क्या फादर अपने बेटे को ये बताते हैं कि पोस्ट मैरिज हाउ टू मैनेज योर लाइफ एंड व्हाट ऑल थिंग यू शुड डू, जो मैंने गलतियां करी वो तुम नहीं करना? क्या मदर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ को इतना वक्त देती हैं अपने घर में सेटल होने का, ताकि उनकी लाइफस्टाइल समझ पाए, उनको समझ पाए? वैसा नहीं होता। इसीलिए क्योस है, क्योंकि हम वो बातचीत का जो दायरा है वो बदलता रहता है। स्कूल में आप ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, कंसर्न होते हैं कि 10th के बाद क्या होगा। ग्रेजुएशन में आप ज़्यादा कंसर्न और कॉन्शियस होते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी। अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद लड़की या लड़का कैसा मिलेगा, जिसे हम बेटा बहू कहते हैं। उसके बाद होता है कि भाई XYZ। तो हम किसी भी परिवार में क्या बैठ के इस पर बातचीत होती है, व्हाट ऑल थिंग्स, ये अजम्पशन ले लिया गया है। अपने आप हिट एंड ट्रायल करिए और अपने आप समझिए। अब सर, आप इतने साल एजुकेशन सेक्टर में रहे, आपने स्टूडेंट्स से आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही है, आपकी पेरेंट्स से कॉन्वर्सेशन हो रही है। स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए हम कुछ ऐसा एडवाइस या कुछ की पॉइंट जो उनको जाननी चाहिए? आई थिंक सारी पॉसिबिलिटी में पहली पॉसिबिलिटी जो होती है कि आप उसको सुनिए, जज मत करिए। पहला, उसके सक्सेस और फेलियर बहुत ज़्यादा परिवार में उस पर चर्चा मत करिए। शर्मा जी के बेटे को उसका रोल मॉडल मत बनाइए। ये सब जगह आपने सुना है पहले, मैं दोहरा दे रहा हूँ सिर्फ। तो शर्मा जी का बेटा कोई रोल मॉडल नहीं है। उससे ये कहना मत करिए कि उसको देखो वो कैसा है, इसको देखो वो कैसा है, वो क्या कर रहा है। दीज ऑल थिंग्स आर प्रिटी मच डिट्रीमेंटल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। ये आप उसका नुकसान कर रहे हैं। तो जो हमारे समय में ऐसा था, हम ऐसे थे, हमने ऐसा किया, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। आज का चैलेंज बहुत डिफरेंट है। आज की दुनिया डिजिटल वर्ल्ड में है। जब 40 साल का आदमी इन्फ्लुएंस होने से नहीं बच पा रहा, तो आप 16 साल के बच्चे से और 22 साल के बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बहुत ही वेल बिहेव्ड और कंट्रोल्ड रहेगा? द की टू द सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इज टू लिसन, डोंट जज एंड बी ओपन। कुछ एडवाइस बच्चों के लिए? बिल्कुल। आई थिंक अगर आपको ऐसा लगता है कि द कम्युनिकेशन इज़ नॉट ग्रेट इन योर फैमिली, देन टेक सम इनिशिएटिव, गिव योर 200% टिल यू डिसाइड कि आई एम डन। तो ओपिनियटेड ना बने आप, कोशिश करिए कि ठीक हो जाए, बातचीत होने लगे, ट्रांसपेरेंसी आ जाए, ट्रस्ट आ जाए। हिंदुस्तान में मिडिल क्लास में आज भी इसीलिए विल नहीं बनती है। अगर किसी परिवार में आप बोल देंगे कि विल क्या है, तो उनको लगेगा अच्छा चाहिए, आप ये चाह रहे हो कि हम अभी मर जाएं। मर जाए।
तो इतना खतरनाक सिस्टम है, तो आदमी को लगता है कि उसके पास मकान है इसलिए बच्चा उसकी इज्जत करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। एक सक्षम औलाद कभी एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप उसको दे दें। पर तो ये ओपननेस बहुत ज़रूरी है। किसी व्यक्ति के घर के कम्युनिकेशन से उसके प्रोफेशनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? कभी आप ऑब्जर्व करिएगा, जो आदमी प्रोफेशनल स्पेस में जैसा होता है वैसा वो घर पे नहीं होता, लेकिन जैसा वो घर पे है उसका कुछ परसेंटेज उसके साथ ऑफिस ज़रूर जाता है। अगर घर में आप अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ वेरी हाई कि आप अपने फीमेल कलीग्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर आपको माइंड सेट है। अगर आप अपने घर में औरतों की इज्जत करते हैं तो आप प्रोफेशनल स्पेस में भी औरतों की इज्जत करेंगे, करेक्ट। अगर आप घर में यू डोंट ट्रस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिचिंग तो आप उस चीज़ से हमेशा प्रोफेशनल स्पेस में भी दूर रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके काम से काम बनता है तो आपको उसका बिल्कुल बैलेंस दिख जाएगा। तो डेफिनेटली हाउ यू बिहेव एट होम डेफिनेटली इम्पैक्ट्स योर पर्सनैलिटी एट अ प्रोफेशनल स्पेस। सर, अभी तक हमने जितनी बातचीत की, गुड कम्युनिकेशन, बैड कम्युनिकेशन, इम्पैक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू थिंक, हाउ वुड पीपल सी आवर पॉडकास्ट एंड व्हाट विल बी देयर टेक बैक्स? जब आप कोई भी कोशिश करते हैं, कोई भी प्रयास करते हैं, तो आप उसमें समाज में क्या बदलाव आएगा ये सोच के नहीं करते हैं। आप ये उम्मीद करते हैं कि कोई एक भी अगर इसको सुन के समझा और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी तो आपने कम से कम एक जनरेशन को टेक केयर कर लिया है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी, आउटकम को सोचकर आप एफर्ट्स नहीं लगाते। आपका काम है एफर्ट्स लगाना। आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश करिए, बाकी आपके हाथ में जो चीज़ नहीं है उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। तो यू जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट एंड गो इट। And if you want to summarize from the first statement we started till the last word we spoke, what will be the complete summary? अकॉर्डिंग टू मी, रिलेशनशिप्स आर लाइक लिवर। देखिए, अगर आपको लिवर हेल्दी रखना है तो आपको अच्छा खाना पड़ेगा, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी पड़ेगी और समय समय पे उसका चेकअप कराना पड़ेगा। बिल्कुल। एंड दैट्स व्हाट द रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट। समय समय पे उसको चेक करिए, करेक्ट। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर टेस्ट करता है और बोलता है आपको ग्रेड 1 लीवर है, तो आपको बोलता है ना कि आप अपनी फूड हैबिट्स बदलिए। करेक्ट। फिर अगर ग्रेड 2 निकलता है तो बोला लाइफस्टाइल बदलिए। और जब ग्रेड 3 आता है तो बोलता है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, आपने बिल्कुल ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। करेक्ट। तो जो फैटी लीवर है वो एक दिन में नहीं होता, वो सालों में होता है। उसी तरह से एक रप्चर्ड रिलेशनशिप जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होती है, एक दिन में नहीं होती। सो इट्स अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू डू टेस्ट देयर रिलेशनशिप टाइम एंड अगेन to keep your relationship healthy. That's so nice, sir. Thank you, sir, for the wonderful discussion. Thank you. We'll have many more interesting discussions in future. Thank you, audience, for watching our show. अगर बदलाव चाहिए तो बोलना पड़ेगा, इसलिए तू बोल।